नाग के अंदर मणि होती है, अवश्य होती है। जैसे लाइट होता है ऐसे उजेला फेंक देता है पूरा। और मैंने यहाँ पे शेष नाग देखा है कुंड पे। उस अलौकिक सत्ता को हम लोग नहीं देख पाते हैं। अचाकर नाग के रूप में, फिर इंसान के रूप में बदल गया, फिर मेरे मांग में सिंदूर। कई श्राप देते हैं दाई माँ। किस चीज के सामने फन उठाए झूम रहा है ये सांप? इस चमकते पत्थर की परिक्रमा क्यों कर रहा है ये सांप? क्या ये नागमणि है? क्या सचमुच होती है नागमणि? क्या वो सभी किस्से कहानियां हकीकत हैं? अगर हां, तो हम में से किसी ने आमने सामने कभी क्यों नहीं देखी नागमणि? अगर झूठे हैं, तो अमेरिका से लेकर बर्लिन के शोध पत्र किस सर्पेंट स्टोन की बात करते हैं? आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम दुनिया के सबसे कीमती, सबसे चमत्कारी, सबसे रहस्यमयी पत्थर नागमणि का सच बताएंगे। क्या नागमणि होती है? क्या इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं जो पल भर में अपना रूप बदल लें? दरअसल ऐसे किस्से कहानियां तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन कभी किसी ने प्रत्यक्ष इन्हें देखा नहीं है। तो हकीकत क्या है? क्यों ऐसा होता है कि तकनीक की तरक्की के साथ साथ लोग कुछ ऐसे फोटोज और ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिनमें वो दावा करते हैं यही है नागमणि, और उन्होंने अपनी आंखों से सांपों को इंसान में तब्दील होते देखा है। जीभ लपलपाता, इधर उधर बेचैनी से देखता ये सांप यहां किसका इंतजार कर रहा है? वो बार बार फुफकारते हुए किसको दूर रखने की कोशिश कर रहा है? हर तरफ घुप अंधेरा है, फिर ये रोशनी कैसी है? ये नाग इस चमकती चीज पर कुंडली जमाए क्यों बैठा है? और ये दूसरा विशालकाय सांप क्यों इस चमकती चीज के इर्द गिर्द फन पटक रहा है? ऐसा दावा किया गया कि ये वीडियो सावन के महीने की एक रात का है और ये चमकती चीज नागमणि है। दावा यह भी किया गया है कि इसकी रक्षा ये दो सांप कर रहे हैं। यहां पर मान्यताओं को समझ लेना भी बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई सांप 100 साल से ज्यादा का हो जाता है, यानी उसकी उम्र 100 साल पार हो जाती है, तो उसके अंदर अलौकिक शक्तियों का विकास हो जाता है। उसके भीतर ही संभवतः एक ऐसे पत्थर का विकास होता है जिसे नागमणि कहा जाता है, जो अंधेरे में भी जगमगाता है, और इसके साथ ही अलौकिक शक्तियां हैं इस पत्थर में। कहते हैं कि जिस सांप के पास नागमणि है वही सांप इच्छाधारी भी होता है। न जाने क्यों सदियों से ऐसी कहानियां चली आ रही हैं। इस तस्वीर को एक बार ध्यान से देखिए। हर तरफ सन्नाटा है। अचानक बिल के अंदर से एक सांप ने सिर बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद एक और सांप तेजी से बाहर निकला और दोनों एक दूसरे में उलझते हुए अंधेरों में गुम हो गए। कुछ सेकंड्स के अंधेरे के बाद एक अजीब तस्वीर सामने आई। जमीन से कम 3 फीट ऊपर अपने फन को फैलाए ये सांप प्रहरी मुद्रा में खड़ा हो गया, जैसे रक्षा कर रहा हो किसी अनमोल खजाने की, और उसके सामने आंखों को चुंधियाती रोशनी दमकती रही। और अब जरा तस्वीर का यह हिस्सा देखिए। दूसरा सांप इस तथाकथित मणि से ऐसे लिपटा है जैसे वो किसी को इस चमकती चीज के पास फटकने तक नहीं देगा।
प्रचलित कहानियों के मुताबिक इच्छाधारी नाग और नागिन जब मिलते हैं तो नाग अपना मणि निकाल कर रख देता है और थोड़ी देर बाद वो वापस उसे निगल लेता है। तो क्या ये उसी अद्भुत मिलन की तस्वीर है जिसमें नाग ने अपनी मणि निकाल कर बाहर रख दी है? और क्या ये वाकई नाग मणि ही है? सर्पमणि है और सर्पमणि जो है इसका उल्लेख हमारे बहुत से शास्त्रों के अंदर हमें मिलता है कि पाताल लोक के अंदर जब भी नाग और नागिन आपस में मिलते हैं जो सर्प प्रजाति के हैं तो उस समय के अंदर वो उस मणि को अपने से अलग कर कर रख देते हैं। और क्योंकि पाताल के लोक के अंदर अंधेरा बहुत होता है इसलिए वो सर्प जो मणि से सुशोभित हुआ करता है वो उसकी रोशनी के अंदर ही उस तरीके का जो उनका संवाद है वो उसको स्थापित करते हैं। कहा जाता है जिसके पास मणि होती है उसको असीम शक्तियां हासिल हो जाती हैं, फिर वो इंसान हो या नाग। और यही वजह है कि सदियों के इतिहास में नागमणि और इच्छाधारी नागों की तलाश की कहानियां भरी पड़ी हैं। जो नाग होता है, जो सात्विक नाग होता है, उसका एक अपना ओरा होता है और उस ओरे के कारण वो अपनी इतनी एनर्जी क्रिएट कर लेता है तो उसके अंदर वो जो है वो मणि जो है उत्पन्न हो जाती है। और वो मणि इतनी पावरफुल होती है कि जिस इंसान को मिल जाए, कहते हैं कि किसी ने कोई मंत्र दे दिया किसी को तो सिद्ध किया हुआ मंत्र दे दिया तो उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से जब वो मणि प्राप्त हो जाती है तो आदमी को धन धान्य प्रॉस्पेरिटी पैसा मान सम्मान इतना बढ़ जाता है कि जो वो चीज़ प्राप्त करना चाहता है अपने जीवन में उसको जो है वो प्राप्त कर सकता है। कहते हैं जिस नाग के पास मणि है वो इच्छाधारी हो जाता है और मान्यता यह है कि जिस इंसान के पास नागमणि है वो सर्वशक्तिमान हो जाता है। विज्ञान में रिसर्च भी है इस मुद्दे पर, हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि नागमणि को लेकर मान्यताएं क्या कहती हैं। हिंदू मान्यताओं में, पवित्र ग्रंथों और पुराणों में नागमणि के अलावा कई तरह की मणियों का जिक्र मिलता है जिनमें नागमणि को सबसे अलौकिक बताया गया है। शिव पुराण के अलावा ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ बृहत संहिता में नागमणि का उल्लेख साफ साफ किया गया है। बृहत संहिता के मुताबिक मणि बेहद चमकीली होती है जिसमें से अंधेरे में भी रोशनी निकलती है। नागमणि जिसके पास होती है उस पर किसी तरह के विष का प्रभाव नहीं पड़ता और वो रोग मुक्त जीवन व्यतीत करता है। इसके अलावा नागमणि शत्रु पर विजय दिलाती है और जिसके राज्य में नागमणि होती है वो राज्य खुशहाल रहता है। आज के दौर में यह मान्यता है कि जिसके पास नागमणि होती है उसकी किस्मत बदल जाती है और वो चमत्कारी शक्तियों का मालिक बन जाता है। आम जनता में भी इस तरह के कई लोग मिल जाते हैं जिनका दावा है कि वो उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने नागमणि देखी है। नागमणि के लिए बहुत से साधु, बहुत से सन्यासी आज भी जो है पाताल लोक किससे जुड़े हुए जो है उनमें कंदराओं में या जहाँ भी ऐसी उल्लेख मिलता वो उसको आज भी ढूंढा करते हैं। बात केवल एक वीडियो की होती तो बात और थी, लेकिन वक्त वक्त पर कई तस्वीरें और ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनसे नागमणि के होने या न होने पर बहस छिड़ जाती है। ये भी मुमकिन है कि इन तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन अब जरा इस तस्वीर को देखिए। हम चेतावनी दे दें कि आप इससे विचलित भी हो सकते हैं। तस्वीर में दिखने वाला शख्स सांप के सिर के ऊपरी हिस्से को काट रहा है। थोड़ी देर बाद कटे हुए हिस्से में से एक काला पत्थर बाहर निकालता है। थोड़ी ही देर बाद एक और वैसा ही पत्थर निकालता है। दावा किया जाता है कि यह असली नागमणि है। ऐसे दावे की यह कोई पहली या आखिरी तस्वीर नहीं है। ऐसी तस्वीरें इंटरनेट से लेकर सोशल साइट्स पर भरी हुई हैं। दावा किया जाता है कि नागों की दुर्लभ प्रजाति वासुकी कोबरा के अंदर ही इस तरह के अद्भुत पत्थर पाए जाते हैं। इन्हें स्नेक स्टोन या कोबरा पर्ल कहा जाता है और इन्हें देश विदेश में काफी महंगी कीमत पर बेचा जाता है। कोबरा पर्ल जो होता है वो गोल होता है और हल्का सा येलो या वाइट या ब्लैक कलर का होता है। वो बिल्कुल गोल होता है कोबरा पर्ल जो होता है। और जो मणि होती है वो चावल के दाने से थोड़ी सी बड़ी या उतनी ही होती है। कोबरा पर्ल तो जो है जहर से ही उत्पन्न होता है। धीरे धीरे जो उसके अंदर जहर इकट्ठा होता जाता है उससे वो गोल पर्ल जो है वो बन जाता है। ये भी दावा किया जाता है कि ये ही वो चमत्कारी पत्थर है जो सांप काटने वाली जगह पर रगड़ने से सांप के जहर के असर को खत्म कर देता है, पर इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सांप काटने पर केवल विशेषज्ञ ही मदद कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये सांप को ऐसे साइड में काट के कुछ काला काला निकाल रहा है, ये क्या है, क्या निकाल रहा है? ये जहर है। हाँ।
ये जहर है, मतलब दोनों साइड से निकालना पड़ता है ये। तो ये तो देखने में पत्थर जैसा लग रहा है। हाँ, पत्थर जैसा ही होता है ये, पत्थर जैसा ही होता है, दोनों साइड में से निकालना पड़ता है ये। हाँ, और इसको कई लोग फिर जहर के लिए भी यूज करते हैं कि जहर निकालने के लिए। हाँ, लूज करते हैं, दवाई में काम आता है। अच्छा, हाँ, दवाई क्यों इससे जहर सूखते हैं, क्या होता है इससे? दवाई में काम आता है, ये बड़ी बड़ी दवाई में काम आता है। जैसे आंखों का सुरमा होता है, आंखों के सुरमे में भी काम आता है ये सांप का जहर। ये जहर सांप का जो आंखों के सुरमे में जहर काम करता है। अच्छा, किसी भी जहरीले सांप के काटने का एक ही उपाय है एंटी वेनम, राइट? और उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अक्सर जब स्नेक काटते हैं तो 90% ड्राई बाइट होता है। अगर मेरे हाथ में काटता हो तो हम हाथ झटकेंगे तो सांप जहर नहीं दे पाता है, और तब वहाँ ये सब चीज़ें काम कर जाती हैं। जब स्नेक ने जहर डाल दिया तब सिर्फ और सिर्फ एंटी वेनम काम करता है। स्नेक स्टोन पर गहरी रिसर्च करने वाले फ्रेंच राइटर थीव नॉट ने अपनी रिसर्च में लिखा है कि स्नेक स्टोन जैसी कोई चीज नहीं होती। यह रासायनिक प्रक्रिया से बनी हुई एक ऐसी वस्तु है जो सांप के जहर को सोख लेती है, इसीलिए इसे स्नेक स्टोन कहा जाता है। पर यह जहर इंसानी शरीर से बाहर निकाल पाने में सक्षम नहीं है। नागमणि जैसी चीज पे आज तक कोई भी तथ्य सामने नहीं आया, वैज्ञानिक तथ्य है नहीं, तो उसको मानना तो तथ्य से परे वाली बात होगी। और जब किसी एनिमल जैसे सांप जिसकी ज़िंदगी ही 20 साल से ज़्यादा ना हो तो 100 साल की बात ही सिर्फ मैथोलॉजिकल है। इससे जुड़ी हुई इतनी कहानियां, इतनी भ्रांतियां हैं कि दरअसल हम हर किस्से को टटोलना चाहते हैं और इसके लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में जाना चाहते हैं, जहां से एक कहानी हमें ऐसी मिल रही है कि नाग उस मंदिर में अपनी मणि को ढूंढते हुए आते हैं। पूजा करने के बाद सब लेबर चली गई अपना रोपा लगाने। उसके बाद जब लौट गया तो देखे सांप लपटा था। फर्स्ट दिन था, हम लोग पूजा करके चले गए थे, तब थोड़ी देर बाद आए तो शिवलिंग में लिपटे हुए थे। मैंने यहाँ पे शेष नाग देखा है कुंड पे, आपके यहाँ पे नागेश्वर धाम पे। इतने नाग निकलते थे रात और दिन चारों तरफ, आज भी साक्षी है। भगत गिरी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनको जरूर ये आभास होता है और उनको दिखता है। जितनी अद्भुत खूबसूरती एक कोबरा की होती है, उतने ही सारे रहस्य उसके साथ जुड़ जाते हैं। मुमकिन है कि इसी वजह से इतनी सारी कहानियां होती हैं जिस पर लोग यकीन करते हैं, नहीं करते हैं। एक वीडियो हमने आपको दिखाया है, लेकिन हम एक ऐसे गांव लिए चलते हैं आपको अब, जहां पर घर घर में लोगों को नागमणि पर यकीन है। उस नागेश्वर धाम हमारे संवाददाता पहुंचे। मध्य प्रदेश के जबलपुर इलाके में घने पेड़ों के बीच बसा है ये नागेश्वर धाम। यहाँ रात की बात तो छोड़िए, दिन में भी लोग आने से कतराते हैं। कहते हैं यहाँ नागमणि की तलाश में आज भी नाग आते हैं। बताया जाता है पौराणिक काल में ये जगह नाग राजाओं की सत्ता का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी और ये तालाब तब से यही है। आमतौर पर नागेश्वर धाम में हर तरफ सन्नाटा रहता है, लेकिन ये सन्नाटा कभी-कभी टूट जाता है किसी सरसराहट से। बहुत लोग बताते हैं और जो अध्यात्म शक्तियों के यहाँ जो साधना करते हैं, जो तपस्वी पुरुष नागा सन्यासी अपने 10 जूना अखाड़ा के भगत गिरी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनको जरूर ये आभास होता है और उनको दिखता है, क्योंकि वो साधना करते हैं। हम लोग जो सामान्य जीव हैं उस अलौकिक सत्ता को हम लोग नहीं देख पाते हैं। नागेश्वर धाम को लेकर लोगों के मन में जितनी श्रद्धा है, उतना ही डर भी उनके मन में है। इस ताल के आसपास कोई निर्माण नहीं किया गया। लोगों का मानना है कि इस ताल का संबंध नागलोक की अद्भुत मणि से जुड़ा है और उसी की तलाश में यहाँ नाग आते हैं। और ये जो शेष नाग निकले हुए हैं, ये पत्थर के आकार के निकले हुए थे, जिसमें मैंने एक पत्थर के आकार की एक मणि पाई है जो उनके हृदय में लगी हुई है, हृदय में लगा हुआ है, और शेष नाग जी का जो है मंदिर बना। हमने वहां ऐसी किसी मूर्ति की तलाश की जिसके हृदय में मणि का चिन्ह अंकित हो, लेकिन ऐसा कुछ वहां नजर नहीं आया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इस स्थान पर अब भी असंख्य सांप रहते हैं और अगर कोई मणि की तलाश या सांपों के प्रति दुर्भावना के साथ यहाँ आता है तो वो प्रकट हो जाते हैं। इतने नाग हैं यहाँ पे, पूरी जगह जगह पे वामी बनी हुई है। एक समय ऐसा था 15-20 वर्ष पहले इतने नाग निकलते थे रात और दिन चारों तरफ। आज भी साक्षी है, नाग कोई भी गड़बड़ होता है तो नाग आके दर्शन देते हैं। नागेश्वर धाम की देखरेख करने वाले पुजारियों का कहना है कि ये एक सिद्ध स्थान है और अक्सर रात में उन्हें उस चमत्कार का दर्शन होता है जिसका दावा प्राचीन ग्रंथों से लेकर लोगों की आस्थाओं में मिलता है। यहाँ दर्शन ही होता है। यहाँ चारों तरफ जो है तो नाग देवता, यहाँ नाग का दर्शन होते रहता है। यहाँ सिद्ध स्थल है, भगवान सिद्ध मूर्ति है। यहाँ का प्रेरणा भगवान, दर्शन होते रहता है। पूरा ऐसे जैसे लाइट होता है ऐसे उजेला फेंक देता है पूरा, या यहाँ भी फेंक देता है, इसके बीच में जो है तो इसमें फेंक देता है। पौराणिक मान्यताओं में इस जगह का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। कहा जाता है कि एक दफा जब पांडव यहाँ पर रुके थे तो अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर एक तालाब की स्थापना की थी। हमने पुरातत्व विभाग में इस स्थान के बारे में पड़ताल की तो एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें एक शेषनाग की पत्थर की मूर्ति मिली। इसका ताल्लुक नागेश्वर धाम से जुड़ा मिला और हमने जिन लोगों से बातचीत की थी उनमें से एक शख्स ने ऐसी मूर्ति का जिक्र भी किया। लेकिन साथ ही हम आपको बता दें कि हमें नागेश्वर धाम में न तो कोई सांप मिला और न ही किसी मणि का साक्ष्य। लेकिन प्राचीन मान्यताओं को वर्तमान की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। बहरहाल नागमणि के साथ एक और किस्सा जुड़ता है। कहते हैं जिस नाग के पास नागमणि है वो नाग इच्छाधारी है। सांपों से जुड़ी कहानियां, सांपों से जुड़ी मान्यताएं एक ढूंढने जाए न जाने कितने आपको मिलते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि बिल में छिपा ये जीव बेहद रहस्यमयी है। या तो लोगों के पास ज्ञान का अभाव है या फिर डर की वजह से वो इन किस्सों पर यकीन करते हैं। क्योंकि जिस तरह के किस्से हमारे सामने आ रहे हैं उन्हें हम किस तरह से सच माने। जैसे छत्तीसगढ़ की ये कहानी जहां पर एक लड़की एक सांप को अपना जीवन दे बैठी। जाकर नाग के रूप में आया, फिर इंसान के रूप में बदल गया। मेरे मांग में सिंदूर भर गया नाग ने। यह है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की अनीता। चेहरा देखकर किसी आम शादीशुदा लड़की सी ही दिख रही है। मांग में सिंदूर, बिखरे खुले बाल। पर इस लड़की का दावा है कि इसकी मांग भरने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। जाकर नाग के रूप में आया, फिर इंसान के रूप में बदल गया। फिर पता नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर बाद में क्या हुआ था? मेरे मांग में सिंदूर भर गया। अनीता का यह भी दावा है कि जिस इच्छाधारी नाग ने उसकी मांग में सुहाग का ये सिंदूर भरा है वो न सिर्फ इस जन्म का पति है बल्कि जन्म जन्मांतर से वो ही इसका पति था। बैठी थी, पता नहीं मेरा आत्मा नहीं तो नीचे चला गया था उन लोग के साथ। उन लोग वहाँ इंसान का भी रूप में रहते हैं, नाग का भी रूप में रहते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि उन लोग बोले कि तुझे नहीं ले जाएंगे इसी दुनिया में, तू रहेगी। ये कहानी सुनकर घर के लोग हैरान हैं। गांव के लोगों के होश ठिकाने नहीं है। हमारे संवाददाता सुनील नामदेव अनीता के गांव इस अजीबोगरीब शादी का सच जानने के लिए पहुंचे। अनीता ने जो कहानी सुनाई बहुत अजीब है। उसने कहा कि एक शाम वो अपने घर पर बैठी हुई थी, तभी कमरे में एक नाग आ गया। नाग देखकर वो जोर से चिल्लाई तो वो इंसान में बदल गया। इस कहानी के किसी शब्द पर आपको यकीन नहीं होगा, उसी की जुबानी सुनिए। उस दिन 6:21 में फिर मैं वहाँ खाना बनाने जा रही थी रूम में। फिर वहाँ से रूम में बैठे खाट में, फिर अचानक नाग के रूप में आया, फिर इंसान के रूप में बदल गया। फिर पता नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ था? मेरे मांग में सिंदूर भर गया।
पता नहीं अचानक फिर मैं अपने दादी और मम्मी को जिक्री फिर रो रही थी, तो बोले क्या हुआ, तो फिर उन लोग को बताई कि मेरी मांग में सिंदूर आ गया, ऐसा वैसा हुआ मेरे साथ। अनीता की शादी की कहानी जितनी अविश्वसनीय है, उतना ही अविश्वसनीय है उसकी मांग का ये सिंदूर। उसका दावा है कि जब से इच्छाधारी नाग ने उसकी मांग में ये सिंदूर भरा है, तब से ये मिटा नहीं है। उसने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये सिंदूर मिटता ही नहीं है। तो जब धोए तो भी और शादी की अगली सुबह मैंने इसका सिंदूर धोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने धोया, सिंदूर दोबारा उसकी मांग में आ गया। अपने अनीता के दावे के मुताबिक उसने नागलोक भी देखा है, इच्छाधारी नाग भी देखा है और उस इच्छाधारी नाग का प्यार भी देखा है। माता पिता अपनी बेटी के इस फैसले से परेशान हैं। वो उसकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, लेकिन बेटी की जिद के आगे सब बेकार है। अब तो सोचते थे कि शादी देंगे, लेकिन अब मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ, पर ये शादी करने को तैयार नहीं। ये कहती है कि मेरी शादी हो गई है। पर मांग में तथाकथित इच्छाधारी नाग का सिंदूर लिए अनीता बैठी रहती है गुमसुम, और उसे भरोसा है कि एक दिन उसका इच्छाधारी नागपति आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। विज्ञान ऐसे विश्वास को सिरे से खारिज कर देता है। हम अनीता के मामले का सच भी जानेंगे, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर एक लड़की दावा करती है कि वो खुद इच्छाधारी नागिन है। जयकारों के बीच झूमती 19 साल की इस लड़की का दावा है कि वो नागिन है। 20 साल पहले चरवाहू ने उसे मार दिया था, लेकिन अब वो फिर लौट आई है। खुद को नागिन बताने वाली ये लड़की कभी सांप की तरह लौटने लगती है, कभी फन फैलाकर लोगों के बीच दौड़ जाती है और कभी शिवलिंग से लिपट जाती है। मध्य प्रदेश के गुना की रहने वाली इस लड़की को लोगों ने देवी मानकर पूजना शुरू कर दिया है। अब एक और कहानी सुनिए, उत्तर प्रदेश में फूलपुर के नजदीक राजपुर की। वहां एक शख्स ने ऐसा दावा कर दिया कि वो इच्छाधारी नाग है और एक नागिन उससे शादी करना चाहती है। इस शादी की तारीख तय हुई और गांव वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि शादी की तारीख पर न तो कोई नागिन आई और न ही वो शख्स नाग में बदला। हाँ, आसपास के 5 गांवों की भीड़ उस मंदिर पर जरूर जुट गई और पुलिस को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल इन सारे मामलों में एक सिरा जुड़ता है, सिरा मनोविज्ञान का। तस्वीरों में देखिए कैसे छत्तीसगढ़ की अनीता के पांव छू रहा है ये शख्स, कैसे गांव के भीतर उसकी छवि ही बदल गई है। भारत में नाग को पूजनीय माना जाता है। वो शिव के गर्दन पर लिपटा रहता है तो विष्णु को छाया भी देता है। नाग को देवता मानकर कई मंदिर निर्मित हैं, कई पर्व होते हैं। यानी कोई भी अगर इच्छाधारी नाग या नागिन होने का दावा करता है तो उसे अचानक आसपास के अंधविश्वासी लोगों में सम्मान मिलने लगता है। जो आपका अनकंडीशनल फेथ है एक किसी गॉड या गॉडेसेस या डेमी गॉड के ऊपर, वो आपको जब आप उससे कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपको लगता है वाकई में आपका वैसा बिहेवियर हो रहा है। बिहेवियर क्यों होता है? क्योंकि आपका फिर सोचना आप वैसे शुरू कर देते हैं, अपने आप को पिक्चराइज करना वैसे शुरू कर देते हैं। और कभी कोई नाग नगीना का गाना आएगा तो वो अनकॉन्शियसली उस चीज़ में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग तरह के लोग हैं। एक एक्टर्स हैं और इनके ऊपर दूसरे के ऊपर साइकोलॉजिकल एक हद तक इम्पैक्ट होता है, जिनकी रेयरिंग की वजह से होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों के दोनों ही गलत हैं। और अनीता की टीचर से जब हमारी बात हुई तब पूरा माजरा समझ में आया। तो ये उनकी फ्रेंड है, इन्हीं से मैं पूछी कि अनीता कहाँ है करके। क्लासरूम में मैं जब गई तो ये दिखी, तो मैं उनसे पूछी कि अनीता कहाँ है, तो ये मेरे को बताई पहले ही। फिर वो नेक्स्ट डे वो आ गए और 1 दिन पहले मैं उनको याद की थी। तो क्या पहले से स्कूल नहीं आ रही थी? नहीं, वो कभी नहीं आई। जब से फेल हुई तब से वो स्कूल आई ही नहीं थी। अब उस शख्स का मामला भी समझिए जो खुद को इच्छाधारी नाग कहता है। संदीप एक दिव्यांग है। जमीन पर घिसट कर चलने के नाते संवेदनहीन लोग उसे इच्छाधारी नाग कहा करते थे। उसने इसी पहचान का इस्तेमाल करते हुए नागिन से शादी की कहानी फैला दी और ऐसी भीड़ जुटी कि कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। तीसरी कहानी जहां मध्य प्रदेश की एक लड़की नागिन जैसी हरकतें करने लगी है, उसे समझना भी मुश्किल नहीं,
क्योंकि अगर वो सचमुच इच्छाधारी नागिन होती तो केवल नागिन जैसा व्यवहार नहीं करती, बल्कि नागिन बनकर दिख जाती। एक जनरेशन है जो कि उनका वो बिलीव करती है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जब वो पास ऑन अपनी सेकेंड जनरेशन को करती है, सेकेंड जनरेशन बिना कुछ सोचे समझे अनकंडीशनल फेथ से उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो सेकेंड जनरेशन इस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं, राइट, तो उनको लगता है जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या जो हमारे एंसेस्टर्स कहते हैं, इसका मतलब है ऐसा कुछ होता था। और वही चीज़ वो जब उससे कनेक्ट करते हैं तो उनको लगता है ये वाकई में हमारे साथ भी हो रहा है, ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। तो एक सररियल सा उनके ऊपर एक इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है और उनको लगता है ये चीज़ें वाकई में एग्जिस्ट करती हैं। और जब ये वाली चीज़ें आप गांव में जब वो सीरियल्स को देखते हैं तो एक तरह से उनको रीइंफोर्समेंट हो जाता है कि हाँ वाकई में ऐसी चीज़ें होती हैं, तभी ये टीवी में दिखाया जा रहा है, नहीं तो ऐसी चीज़ें टीवी वाले शायद ना दिखाते। ऐसी कहानियां किसी को हास्यास्पद लगती हैं तो किसी किसी को डराती भी बहुत हैं, लेकिन हमने तर्क पेश किए हैं। हम यही कहेंगे कि इन तर्क को तोलकर आप अपना विश्वास कायम करें। ऐसे ही नागमणि पर हमारी टीम ने एक अद्भुत पड़ताल की है। मार्च 1890 में अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्पर्स मंथली मैगजीन में प्रोफेसर एच हेंसोल्ट ने नागमणि होने के दावे से सबको चकित कर दिया। श्रीलंका में अपनी रिहाइश के दौरान ऐसे कई चमकते पत्थर हासिल करने का उन्होंने दावा किया, पर साथ ही पत्थरों की चमकीली पहेली को सुलझा भी दिया। आइए हम नागमणि से जुड़ी प्रचलित बातों को एक एक कर जांचते हैं। भ्रांति नंबर 1, कहते हैं नागमणि उन नागों के पास होती है जिनकी उम्र 100 साल के पार होती है। अब सच्चाई सुनिए, अगर एक नाग को कैद में रखा जाए तो वो 20 से 30 साल तक जीवित रह सकता है। जंगल में उसकी औसतन उम्र 20 साल से कम होती है, क्योंकि मौसम, शिकार और दूसरे नागों के आक्रमण जैसे कई तरह के खतरों से उसे जूझना होता है। अभी तक 20 साल से अधिक उम्र के किसी भी नाग का रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। भ्रांति नंबर 2, नागमणि सांपों के सिर में होती है। एक ऐसा पत्थर अस्तित्व में जरूर है जिसे आम भाषा में नागमणि, सर्पेंट स्टोन या स्नेक स्टोन कहा जाता है, पर यह सांपों के सिर में नहीं पाया जाता। सांप काटने पर इलाज के लिए कई लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन डॉक्टर इससे बचने की सलाह देते हैं। भ्रांति नंबर 3, नागमणि एक पत्थर है। एक थ्योरी के मुताबिक नागमणि खनिज है। अमेरिका के प्रोफेसर हेंसोल्ट के मुताबिक भारत और श्रीलंका की नदियों की तलहटी में क्लोरोफेन नाम का पदार्थ पाया जाता है। ये इतना सेंसिटिव होता है कि हथेलियों की पल भर की गर्मी से प्रज्वलित हो जाता है। अगर ये दिन भर सूर्य की रोशनी में रह जाए तो रात भर अंधेरे में जगमगाता है। बर्लिन के मिनरोलॉजिस्ट गुस्ताव रोजे को ऐसा पदार्थ साइबेरिया में मिला था। भ्रांति नंबर 4, नागमणि से सांपों को अत्यधिक लगाव होता है। एक रिसर्च के मुताबिक कोबरा ऐसा सांप है जो कीड़े भी खाता है, इसमें जुगनू भी शामिल है। सांप इस चमकीले खनिज की ओर कीड़ा समझकर आकर्षित होता है, फिर उसके पास जाकर उसे एहसास होता है कि कीड़े उस स्नेक स्टोन पर मंडरा रहे हैं। अमूमन बूढ़ा होने पर केवल स्नेक स्टोन के पास रहने से कीड़े खुद चले आते हैं और सांप को शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी होती। भ्रांति नंबर 5, नागमणि से जुदा होने पर सांप वियोग में जान दे देता है। अगर कीड़ों के स्नेक स्टोन की ओर आकर्षित होने की रिसर्च पर यकीन करें तो सीधा सा मामला है। स्नेक स्टोन खो जाने की स्थिति में बूढ़े सांप को अपना आहार आसानी से नहीं मिल पाता और वो वियोग नहीं बल्कि भूख से मर जाता है। हमने अलग अलग जानकारी के आधार पर ये पूरी रिसर्च जुटाने की कोशिश की है ताकि जो भी गलतफहमी आपके मन में हो या किस्से आप सुनते हो तो आप खुद फैसला ले सकें। आइए अब आपको ऐसी अद्भुत शादी में लिए चलते हैं जहां पर दूल्हे और दुल्हन से ज्यादा अहमियत सांपों की होती है। यहाँ पर शगुन में 21 सांप नहीं तो शादी नहीं। ये शादी आसान नहीं थी। दुल्हन के पिता ने इस शादी के लिए जंगलों की खाक छानी।
सांप के बिलों में हाथ डाले, सपेरों के आगे मिन्नतें की, तब जाकर कहीं शादी की ये रस्म पूरी हो पाई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के एक गांव में रहने वाले माधव को अपनी बेटी की शादी करनी थी। शादी के सारे इंतजाम भी कर लिए थे, लेकिन उसके पास शगुन के तौर पर देने के लिए 21 सांपों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था। कई सांप देते हैं दाई माँ। हाँ, दाई माँ देते हैं। सांप चलता है, कई सांप चलता है, कभी मिलता है और नहीं मिलता है तो बहुत बेइज्जती के साथ हो जाता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है कि शादी में सांपों का क्या काम, लेकिन ये सच है कि इस गांव के रिवाज के मुताबिक अगर शादी में 21 सांप बतौर शगुन नहीं दिए तो शादी हो ही नहीं सकती। जैसे लोग शादियों में सोना चांदी देते हैं, वैसे हमारे यहाँ दहेज में 21 सांप देने का रिवाज है। अगर कोई पिता 21 सांपों का इंतजाम नहीं कर पाए तो वो अपने दूसरे साथियों से सांप उधार ले सकता है, लेकिन रस्म निभाना अनिवार्य है। रिवाज के मुताबिक शादी के 2 महीने बाद सांप छोड़ दिए जाते हैं। इनके यहाँ एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है कि यदि किसी लड़की की शादी हो रही है या होनी है तो इनको करीब करीब 21 नाग इनको वर पक्ष को देना पड़ता है, और मान लीजिए यदि वो नहीं दे पाते हैं तो शादी या तो टूट जाती है या पोस्टपोन हो जाती है। हालांकि वन्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सांपों को पकड़ना और कैद में रखना कानूनन अपराध है, लेकिन इस गांव के लोगों की मान्यताएं सिर्फ भावनाओं के नियम को समझती है और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चालू है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 इसके आने के बाद जो है इसका बड़ा कड़ाई से पालन किया जा रहा है, और इस तारतम्य में जो है ये जो सपेरी जो जनजातियां हैं इन पर काफी नियंत्रण है, और इन लोगों ने इनका जो परंपरागत व्यवसाय था इसको कम किया है, और दहेज में जो ये सांप देते थे ये परंपरा टूट रही है। जितनी अद्भुत है सांपों की दुनिया, उतना ही अद्भुत है उनसे जुड़ा हर एक राज। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।